तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। आज के बाद आपको इस टॉपिक में एक भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि व्हाई द हीटिंग इफेक्ट अकर, राइट, मींस कॉजेज। इसके बाद हम इसके एक्सप्रेशन पे बात करेंगे, मींस डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यस स्टूडेंट्स, हमारी जो लाइफ में बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेज हैं जो इस इफेक्ट के थ्रू ही चलते हैं, तो उन पे हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताएंगे जो आपके बोर्ड कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा स्ट्रांग करेंगे। तो आइए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। ओके, चलो जरा चलते चलते, अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो फटाफट सपोर्ट कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो बने रहेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आपने जनरली घरों में देखा होगा कि आपका जो आयरन है, राइट, जैसे आपने सॉकेट में उसका प्लग इन किया, स्विच ऑन करा, थोड़ी देर बाद आयरन आपका गर्म हो गया, राइट। आपने ठंडियां शुरू हो गई हैं, आपने गर्म पानी से तो नहाया ही होगा। तो गीजर दो तरह के होते हैं, एक तो गैस होता है और एक तो होता है इलेक्ट्रिक गीजर। तो इलेक्ट्रिक गीजर की अगर बात करें, अरे मोस्ट ऑफ घरों में अगर गीजर नहीं भी है, जैसे मेरे घर में नहीं तो मेरे यहाँ रॉड है, इमर्शन रॉड उसको बोलते हैं। क्या करते हो, उसको पानी में लगाते हो, पानी गर्म हो जाता है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जैसे ही किसी कंडक्टर पे, इमर्शन रॉड क्या है, कंडक्टर ना, करंट फ्लो हो रहा है, और जब करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से एक इफेक्ट जनरेट हो रहा है जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल हीटिंग इफेक्ट ही होता है जब कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे कि अभी आपको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट। इसके बाद आपको आगे बहुत सारे फर्दर आपको इसमें इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो ये समझ में आ गया ना। अब जरा पहला रीजन समझ लो ऐसा क्या होता है। मान लो हमारे पास, हमने पढ़ा था कि ये एक रेजिस्टेंस है। क्या है ये? रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। और इसमें फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है। क्या फ्लो हो रहा है इसमें बच्चा पार्टी? इसमें फ्लो हो रहा है करंट, फ्लो हो रहा है। देखो ये छोटा छोटा करंट फ्लो हो रहा है, देखो देखो देखो, तो जरा ये छोटा छोटा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। देखो ये छोटा छोटा करंट फ्लो हो रहा है। और जब ये करंट फ्लो होगा, जैसे आप ना स्पीड ब्रेकर में, मान लो एक स्पीड ब्रेकर है तो थोड़ी देर धीमे हुए, मान लो एक स्पीड ब्रेकर है तो आपकी स्कूटी क्या करती है, आपकी स्कूटी थोड़ा सा आपने ब्रेक लिया और इसके बाद भाई साहब निकल गए, है ना, ऐसे निकल गए। लेकिन अब कई सारे ब्रेकर बना दूं तो आपको फिर धीरे 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 इनको क्रॉस करना पड़ेगा। और जब आप इनको धीरे धीरे क्रॉस करेंगे तो इनमें टाइम स्पेंड होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा आपको इनमें टाइम लग जाएगा क्रॉस करने में। ऐसे ही जब ये करंट ना मूव करता है धीरे धीरे, क्या करता है, मूव करता है, तो मूव करने में इसको टाइम लग जाता है, ठीक है। क्या लग जाता है? टाइम लगता है, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी। और ये जो करंट है ना, करंट मतलब बोले तो क्या है, चार्ज है। क्या है? चार्ज है। करंट क्या है? चार्ज। ओके, तो चार्ज का ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट, ठीक है। और जितनी वेलोसिटी से, जितनी स्पीड से ये मूव कर रहे होते हैं इनको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? जब ये मूव करेंगे तो इनको जब टाइम लगेगा, और मूव करने में होता है फ्रिक्शन। क्या होता है? फ्रिक्शन। इसलिए ये गैजेट क्या हो जाता है? हीट अप हो जाता है। चलो थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है, कॉज के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने हाल में ही देखा कि मान लो ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है कोई, ठीक है। और इसमें जो चार्ज है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जब मूव होगा तो पहली चीज तो फ्रिक्शन होगा, और दूसरी क्या होगा कि इस ड्रिफ्ट की वजह से इनमें जो एनर्जी ट्रांसफर होगा, ड्रिफ्ट की वजह से भाई क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराने से एनर्जी ट्रांसफर होगा। और वो एनर्जी ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आप यूज कर लोगे, लेकिन जो थोड़ी बहुत इसमें बचती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। सो ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। दिस इज द प्रॉपर कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, राइट। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो थोड़ा आगे बात करते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बेसिक जो फॉर्मूला हमने सीखा है या हमने सुना है, आपने सुन रखा होगा, प्री बोर्ड आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो क्या पढ़ रखा है आपने? अगर नहीं पढ़ रखा तो एकदम बेसिक जीरो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, क्यों होता है। तो बिल्कुल इसको आप लोग नोट करते चलो, और चाहो तो आप इसको
नोट्स बना सकते हो इसके। देखो तो क्या हमने पढ़ा है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और अगर नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ा है अभी तक, तो ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये है एक्सप्रेशन, मतलब फॉर्मूला किसका, हीटिंग इफेक्ट का। किसका फॉर्मूला है, हीटिंग इफेक्ट का। चलो ठीक है, कैसे पढ़ना है। सपोज दैट हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और कंडक्टर का नाम है ए बी। क्या नाम है, ए बी, ठीक है। और इनके बीच में जो पोटेंशियल है वो है पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है हमारे पास, V, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन में Q, चार्ज को ले जाने में किया गया काम, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से जरा देखो, सबसे आसान तरीका है, इससे आसान आपको किसी भी रेफरेंस में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां से जरा देखो, मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं भाई, V इंटू में Q, ठीक है। अच्छा, Q का हम एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। एक पढ़ के आए हैं Q इज इक्वल टू एनी, राइट, और एक पढ़ के आए हैं Q इज इक्वल टू I इंटू में T। कहां से आया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आया I, एम्पियर करंट इज इक्वल टू क्या, Q बाय T। पढ़ के आया, नहीं पढ़ के आया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये वही Q है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमने क्या किया, इसको किनारे कर दिया, हमें मतलब है इससे। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट, VKNOW, नो दैट, क्या जानते हैं आप लोग, जो Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू में T। और एक चीज और जानते हो क्या, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। जरा इनको सेम बना लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए भाई, IR, ओके। अब इनकी वैल्यू, पुट द वैल्यू, पुट, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया, सपोज दैट, आप लोग लेट करते हुए आइएगा। पुट द वैल्यू ऑफ Q एंड V इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये आज हमारा सेकेंड लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसमें हम इलेक्ट्रिक पावर तक की चीजें कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जैसे हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब जरा देखो भाई, अब जैसे ही वैल्यू आप प्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू V फॉर IR, है ना, ओके, और इंटू Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, I इंटू में T, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, I स्क्वायर RT। अच्छा, 9th में एक चीज आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन होगा, जितनी आपकी एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो हम W को रिप्लेस कर सकते हैं E से, ठीक है, हम लोग यहां पर लिख देंगे वी नो दैट, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, H से, और जितनी आपकी हीट निकलेगी, ठीक है, जितना आप वर्क डन करोगे उतनी आपकी एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतना हीट जनरेट होगा, ठीक है। होपफुली आप मेरे इस स्टेटमेंट से एग्री होंगे। तो ये हम लोग जानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू, जैसे रिप्लेस किया क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। देखो, इसको हम लोग एक पावर के फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत आसान है, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट मेथड है जो मैंने आपको बताया कि हाउ एक्सप्रेशन फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्लियर। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। निकल के आ गया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को यूज कब करना है, कहां यूज करना है, तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द हीट जनरेटेड बाय दिस कंडक्टर, ठीक है, या हीट जनरेटेड बाय द अप्लायंसेस, मान लो कहता है एक गीजर है, वो 1 घंटे चलता है और उसका जो करंट है वो लेता है 10 एम्पियर का, राइट, और रेजिस्टेंस है 1500 वाट ओम का, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वो गीजर कितनी हीट जनरेट कर रहा है, ओके। बस आपको ये विशेष ध्यान देना है न्यूमेरिकल करते समय कि जब भी टाइम की बात आती है, किसकी बात आती है, टाइम की बात आती है, तो भाई एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, वो जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। तो टाइम हमेशा आपको किस में लेना पड़ेगा, सेकंड्स में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा, सेकंड। मान लो 1 घंटा दिया है तो 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, तब जाके आप जूल में एनर्जी कंज्यूम कर पाओगे। आओ चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये तो चुटपुटिया क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बेहतरीन सा कोई देखते हैं। देखो, कहता है कि मान लो 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है हमारे पास 2 ओम का, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, और एक रेजिस्टेंस भी है, वो भी कितने का है, वो भी 2 ओम का। एक काम करो, इनको R लेट कर लो, सेम रेजिस्टेंस, 2 सेम रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो मैंने इसको लेट कर लिया R और इसको भी लेट कर लिया R, ठीक है। 2 इक्वल रेजिस्टेंस हैं, तो पहले इनको सीरीज में जोड़ा गया, किसमें,
सीरीज में ऐड किया गया, फिर दूसरी बार इनको ऐड किया गया पैरेलल में। किस में ऐड किया गया? पैरेलल में। ठीक है, तो बोलता है फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट डिसिपिएटेड, हीट डिसिपिएटेड टू सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। कहता है दो रेजिस्टेंस है सेम आर एंड आर, इनको एक बार सीरीज में कंबाइन किया गया और एक बार पैरेलल में कंबाइन किया गया, तो उन दोनों में सीरीज और पैरेलल में हीट डिसिपेट कितना होगा, मतलब हीट जनरेट कितना होगा, उसका रेशियो हमें बताना है। कभी कभी रेशियो नहीं पूछता, केवल हीट पूछ लेता है, ये कभी कभी रेशियो पूछता है। तो आइए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन समझ में आ गया बेसिकली क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में सिर्फ आपको रेशियो बताना है हीट जनरेटेड बाय सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 1 की। तो जो आर है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है हमारे पास आर प्लस आर सीरीज है, तो कितना हो गया हमारे पास? ये आ गया 2R। कितना आ गया? 2R। ठीक है, बाकी करंट और हमारे पास जो टाइम है वो नहीं गिवन है, केवल रेजिस्टेंस दिया गया है, तो हम इनको इक्वल रखेंगे। मोस्ट ऑफ केसेस में क्वेश्चन में इक्वल दे के आएगा कि सेम टाइम के लिए और सेम करंट के लिए इन दोनों रेजिस्टेंस को एक बार सीरीज में ऐड किया गया, एक बार पैरेलल में ऐड किया गया, तो बताओ हीट रिलीज्ड बाय बोथ कितनी होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल हमने लेट कर लिया कि जो टाइम है और जो हमारे पास करंट है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, बहुत बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया, कांस्टेंट वर्ड का भी कई बार यूज किया गया। होपफुली आप मेरे बात को समझ रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें बात करते हैं हीट की। तो हीट इन सीरीज कितना हो गया हमारे पास? आई स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 2R। इंटू में टी की वैल्यू T, जैसा कि अभी हमने बताया कि टाइम और करंट हमने कांस्टेंट ले लिया बोथ केसेस में। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया भाई? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलो अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की, हीट इन पैरेलल। ध्यान दीजिएगा, पहले तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल चाहिए। क्या चाहिए? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो 1/R प्लस में 1/R कितना हो गया? R एलसीएम आ गया, या आ गया 2/R, या ये 1/R पैरेलल की वैल्यू है, तो R पैरेलल की वैल्यू कितनी है? R/2। चलो अब हीट जरा देखो, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी आ गई? R/2। R की वैल्यू कितनी आ गई? R/2, और इनटू में कितना आ गया? T। तो H इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? आई स्क्वायर RT/2। ये किसका आ गया? पैरेलल का। अब रेशियो निकालना है सीरीज का एंड पैरेलल का, तो हीट इन सीरीज अपॉन में हीट इन पैरेलल। तो हीट इन सीरीज कितनी निकली थी जरा देखो, तो ये निकला था आई स्क्वायर 2। देखो एक जैसे लग रहा है ना, इनको थोड़ा इरेज कर देता हूं। देखो ये निकला था आई स्क्वायर 2RT, और ये देखो कितना निकला है? ये निकला है आई स्क्वायर RT/2। ठीक है, अब देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 4 आई स्क्वायर RT अपॉन में आई स्क्वायर RT। अब ये कांस्टेंट है तो कैंसिल आउट हो गए, कांस्टेंट कॉमन थे ना, तो रेशियो कितना है? 4:1 का रेशियो आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हीट इन सीरीज अपॉन में हीट इन पैरेलल कितना आ गया? 4:1। देखो मुझे पता है आपको ये जो कैलकुलेशन हमने की, ये जो क्वेश्चन किया, ये शायद आपको थोड़ा सा लगे कि टाइम टेकिंग है, बट ये क्वेश्चन आपको जरूर देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन से क्या होगा कि आप ना कंसेप्ट को क्लियरली समझ पाएंगे। राइट, अगर आप क्वेश्चन से भागोगे, न्यूमेरिकल से भागोगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन है जिसमें दो रेजिस्टेंस R1 R एंड R सेम है, और टाइम और करंट दोनों में मतलब दोनों कंडीशन में कांस्टेंट है। एक बार सीरीज में जोड़ा गया, एक बार पैरेलल में जोड़ा गया। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? हीट जनरेट होने का। ठीक है, ये क्वेश्चन है, होपफुली आपको समझ में आ गया हो। चलो बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। स्टूडेंट, जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि हीट जनरेट बाय द ऑब्जेक्ट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीट के भी नाम से जानते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीट के भी नाम से जानते हैं। क्लियर बात की नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, क्या कहता है इन्होंने? क्या बताया? जो सर जूल्स थे उन्होंने हमको बताया कि जो हमारे पास जो भी हमारे पास आइटम है, मतलब कि जैसे कि हमने बात की थी किसकी? करंट की, तो ये क्या बोलेगा कि जो हीट जनरेट होगी, ठीक है, या यूं समझ लीजिए क्वेश्चन आता है कभी कभी फैक्टर्स इफेक्टिंग
ऑफ हीटिंग इफेक्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हीटिंग इफेक्ट में इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, ये जिन पे डिपेंड करता है। और ये किसने बताया था? जूल भाई साहब ने बताया था। क्या बताया? कि जो हीटिंग इफेक्ट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट के। क्या? जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट के। आप कहोगे सर इसमें नई बात क्या है, ये तो मुझे पहले से दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब कि अगर आपने किसी भी सर्किट में करंट की जो मैग्नीट्यूडनल वैल्यू है इंक्रीज की, तो उस सर्किट का जो हीट जनरेशन का प्रोसेस है, जो उसमें हीट जनरेट होगी, वो क्या होगी? कंपैरेटिवली पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई कि जो हीट जनरेट बाय द ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है यार, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है। जैसा कि अभी हम लोगों ने कॉजेस डिस्कशन किया था कि व्हाई द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट एंड दिस इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। ओके, तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उस सर्किट में, राइट, उस कंडक्टर में। और ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मतलब ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर, और ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर का मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये हो गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन हो गया। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर आप R बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली जो H है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए है, इनका कोई लेना देना नहीं है कि एरो का मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड वन इज दैट क्या? टाइम। ठीक है, तो टाइम कैसे भाई? अब देखो बहुत ही आसान है। मैं कह रहा हूं कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम है। अब आपको इस इक्वेशन को समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा भाई। अगर मेरे घर में कोई एक टीवी है, टीवी में 10 मिनट के लिए एक बार चला के देखता हूं, उसको टच करता हूं, ठीक है, इसके बाद फिर मैंने उसी टीवी को दिन भर चलाया, राइट, दिन भर चलाने के बाद मैं उस टीवी को चेक करता हूं, मैं क्या देख पाऊंगा? मैं क्या देखूंगा कि जब मैंने 10 मिनट चलाया तो टीवी बहुत कम गर्म थी, बहुत नॉर्मल गर्म थी। जब दिन भर टीवी चली, राइट, इसके बाद वो टीवी हीट हो गई, गर्म हो गई। तो इट मीन दैट जैसे जैसे आपने टाइम बढ़ाया वैसे ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी उस गैजेट में इंक्रीज हुआ। ओके, सो इट मीन दैट कि अगर टाइम आप ज्यादा दोगे करंट को तो हीट भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। एंड दीज आर 3 फैक्टर इन विच द हीटिंग इफेक्ट डिपेंड्स एंड ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, राइट। चलो शानदार। और इनको जब मैच कराओगे, आप क्या कराओगे? मैच कराओगे तो हमारे पास एक यूनिक इक्वेशन दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, अगर क्लियर हो गई है तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था, आज के बाद इस चैप्टर में एक भी डाउट किसी भी बच्चे को नहीं होगा जिसने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ हमारे डेली लाइफ एग्जांपल्स की। तो आइए बात करते हैं। तो देखो डेली लाइफ एग्जांपल्स में आपने आयरन यूज किया है, बिल्कुल यूज किया है भाई साहब। आपने गीजर यूज किया है, बिल्कुल। हीटर यूज किया है, बिल्कुल। आपने ओवन, ठीक है, जिसमें आप ब्रेड वगैरह गर्म करते हैं, नहीं वो तो टोस्टर होता है ना। ओवन मतलब जिसमें पिज्जा विज्जा रख के गर्म कर लो। टोस्टर क्या होता है? ब्रेड के लिए होता है, राइट। तो ये सारे ऐसे गैजेट है, ऐसे अप्लायंसेज हैं जो कि इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक आयरन का प्रिंसिपल क्या है, तो दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने हीटर का नाम सुना है? कभी हीटर देखा है? देखा कि नहीं देखा? देसी टाइप का हीटर, उसमें बहुत बड़ी कॉइल लगी रहती है, मतलब कुछ इस तरह से। एक ये हीटर है और इसमें फिर कनेक्टिंग कॉर्ड, और कॉर्ड के बाद ये इस तरह से यहां लगा रहता है कनेक्टिंग कॉर्ड, और इस तरह से उसमें क्या लगी रहती है? वायर होती है। मुझे कमेंट करके बताइएगा किसने आज तक देखा है ये, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तो, क्योंकि ये बहुत वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करते हैं, तो अब घरों में नहीं पाए जाते हैं। फिर भी कुछ इस तरह से हीटर होते हैं, ठीक है, ऐसे रखा रहता है, ठीक है। तो आप क्या देखते हो, जो हीटर है ना, ये क्या करता है? जलते जलते रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज्यादा हीट हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यही तो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसमें आप अपने हाथ सेक सकते हैं, आप इसमें आप कोई चीज रख के खाना बना सकते हैं, ओके। बट प्रॉब्लम क्या हुआ? वेस्टेज ऑफ द एनर्जी, राइट, ओके। इसीलिए थोड़ा सा इनको अवॉइड किया जाता है। जैसे आपने रूम हीटर देखा होगा, रूम हीटर की जो रॉड होती है वो कितनी ज्यादा गर्म हो जाती है। कभी देखा रूम हीटर जो रॉड जिसमें लगे रहते हैं, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा जो एयर, जो गर्म आपको ब्लोवर होते हैं ना, ब्लोवर जो गर्म हवा फेंकते हैं, उनमें भी एक रॉड लगी रहती है। हवा आती है, रॉड से टकरा के गर्म होकर आपको मिलती है, राइट ना, ठीक है।
तो ये हैं कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जरा देखते हैं वो कैसे होते हैं। वो भी ऐसे ही होते हैं। देखो सबसे पहला तो है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक बल्ब में आपने नोटिस कुछ किया होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये कुछ इस तरह से रहता है ना, गोल मटोल सा। ओके ओके ओके, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अगर टेढ़ा मेढ़ा बजे तो कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। अगर किसी ने हंसा तो फिर भाई साहब मैंने नहीं बनाना है, खुद बनाओगे। और ये देखो कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेस से याद आया, जो इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, पहले के टाइम पे इलेक्ट्रिक आयरन नहीं चलते थे, पहले वो कोयले वाले चलते थे, ठीक है। तो एक बार मुझे स्कूल जाना था, मेरी शर्ट आयरन नहीं थी, तो मैंने क्या किया, बहुत मुश्किल से उसको कोयले वाले को गर्म करवाया मम्मी से। और जैसे ही उसको एक बार शर्ट के ऊपर लेके आया तो मेरी वाइट कलर की स्कूल शर्ट ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज हो गई, चितकबरी हो गई वो शर्ट, है ना, राइट। तो मुझको इसलिए अब जब मैं आयरन बोलता हूँ ना तो इलेक्ट्रिक आयरन बोलता हूँ, क्योंकि आयरन एक और होता है जो कोयले से चला करता था एक टाइम पे। चलो तो अब बात करते हैं इस बल्ब की। तो इस बल्ब में देखो आपने देखा होगा, अच्छा हालांकि ये आजकल ये दिखने बंद हो गए, इनकी प्रजाति खत्म होने को है, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी दिख जाएंगे अगर आप पेटीज वगैरह खाते होंगे, पेटीज में लगे रहते हैं, राइट। तो देखो जरा, ये जो बल्ब है ना इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये फिलामेंट, ये जो बल्ब है फिलामेंट कैसे होता है, देखो जैसे ही हमने यहां से करंट दिया, यहां से क्या गया, करंट गया, तो फिलामेंट में करंट ना इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि, सॉरी, करंट जाने से ये इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि इतना ज्यादा हीट होता है कि ये ग्लो करने लगता है। क्या करने लगता है? ग्लो करने लगता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो फिलामेंट है किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि इतना हीट होने के बाद कोई भी नॉर्मल मेटल क्या करेगा? मेल्ट हो जाएगा, और अगर मेल्ट हो गया तो फिर बल्ब ग्लो कैसे करेगा? क्योंकि हीट से ही तो ग्लो हो रहा है वो। जैसे सन ग्लो हो रहा है, उसकी हीट की वजह से ग्लो कर रहा है ना, वैसे ही ये जो बल्ब है ये हीट की वजह से ही ग्लो करता है। अब यार ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मेल्ट हो गया तो हीट नहीं जनरेट होगी, और हीट नहीं जनरेट होगी तो क्या हो जाएगा? ग्लो नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए इसको टंगस्टन का बनाया जाता है, क्योंकि इसका जो टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है ये उससे भी ज्यादा हाई होता है, लगभग 3800 के आसपास होता है। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं याद है, बट 3800 डिग्रीज के आसपास उसका टेम्परेचर मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। किसका? टंगस्टन का। ओके, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई द टंगस्टन यूज एज अ फिलामेंट। तो क्यों यूज किया गया? क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई है, सेकंड उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। दूसरी एक खास बात, ये जो बल्ब है ना इसमें इनर्ट गैसेस भरी रहती हैं। कैसी? इनर्ट गैस भरी रहती है। इनर्ट गैस का मतलब जैसे नियॉन हो गया, राइट है, आर्गन हो गया, ये इनर्ट गैसेस हैं। तो ये गैसेस क्यों भरी जाती है पता है आपको? क्योंकि ये जो फिलामेंट है ना वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये हो जाएगा फ्यूज, ये हो जाएगा बेकार। कभी आपने गौर किया है कि फिलामेंट तो ठीक है, बट क्या गैस निकल गई है तो बल्ब जल नहीं रहा है? अगर नहीं देखा तो एक्चुअल में ऐसा होता है। आप लोग अगर पुराने किसी भी व्यक्ति जो जिन्होंने इसका यूज किया हो, आजकल तो CFL आ गए हैं, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी, CFL या बहुत सारी लाइट्स आ गई हैं, LED लाइट्स आ गई हैं, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी इस बल्ब के कंपैरिजन में ज्यादा है। अभी हम लोग इसका बात करेंगे, ठीक है। तो इनर्ट गैसेस क्यों होती हैं? ताकि जो फिलामेंट है ये ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, राइट ना। इसलिए इसमें इनर्ट गैसेस भरी जाती हैं, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाई वी फिल द इनर्ट गैसेस ऑन द बल्ब, राइट। चलो, बहुत ही शानदार बात है अगर समझ में आई हो। अच्छा, अब हम बात करेंगे द ल्यूमिनस एफिशिएंसी। तो अगर मैं एक तरफ रखूं किसको? इस येलो वाले सूर्य बल्ब को 10 रुपए का, और एक आता है 150 रुपए की LED बल्ब, ठीक है। तो मुझे भी बताओ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब ये हो गया कि कौन ज्यादा ग्लो करेगा। तो आपका आंसर होगा सर CFL या तो LED बल्ब, राइट। तो अच्छा, LED और इसमें कंपैरेटिवली अगर लर्निंग की जाए तो पहली चीज, इसके टंगस्टन को बर्न करने में, ग्लो करने में इतनी ज्यादा हीट लगती है कि मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। ओके, इसलिए इनको लगाने पर बिल भी बहुत ज्यादा आता है। और खास बात यह कि सारी की सारी एनर्जी तो तुमने ग्लो करने में लगा दी, तो तुम्हारी इंटेंसिटी भी लो हो गई, राइट।
जबकि अगर मैं बात करूं CFL की या मैं और दूसरी लाइट्स की बात करूं, ठीक है, जो हमारे घरों में LED लाइट्स की बात करूं, तो उनको ना ग्लो करने के लिए बहुत नॉर्मल सा करंट चाहिए होता है, राइट। तो उनका रेजिस्टेंस भी लो होता है, ओके। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं आता और उनमें हीट भी जनरेट कम होती है। क्यों? क्योंकि अब जितना काम है उतना यूटिलाइज हो रहा है, वेस्टेज नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए हम लोग इस सूर्य बल्ब की जगह 10 रुपए की जगह कौन सा बल्ब लगाते हैं? CFL, या तो क्या लगाते हैं हम लोग? CFL के साथ साथ जो भी लाइट्स आप लोग लगाते होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, होपफुली समझ में आ गया होगा। अगले एक शानदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ज्यादा बड़ा है उसको, फिर इसके बाद एक एक को छोटा करके करते जाएंगे। क्वेश्चन आया था हीटर से, कई बार आया है और अगली बार भी आएगा। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है कि ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या जादू है, क्या कहता है? फॉर सेम करंट, एक हमारे पास हीटर है और हीटर में सेम करंट है, द फिलामेंट ऑफ द हीटर बिकम रेड हॉट बट कनेक्टिंग वायर आरंट। मतलब कि देखो जरा थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा मेरे उस शानदार फिगर की तरफ। देखो ये हीटर है, इसमें जो कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है A एंड B। कहता है सेम करंट A में भी है और B में भी है, ठीक है। जितना इस फिलामेंट में, ये क्या है? ये फिलामेंट है। ये क्या है भाई? फिलामेंट। ये जगह को फिल कर रहा है ना, तो फिलामेंट हो गया, ओके। तो जितना करंट A में है उतना ही करंट B में है, क्लियर, और उतना ही करंट इस फिलामेंट में है। तो ये फिलामेंट एकदम रेड हॉट हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, जबकि ये जो कनेक्टिंग कॉर्ड है ये हीट नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा कनेक्टिंग कॉर्ड कौन सी होती है? एक ये होती है कनेक्टिंग कॉर्ड, एक ये होती है कनेक्टिंग कॉर्ड, राइट, जो इस वायर को, इस फिलामेंट को क्या करती है? होल्ड करके रखती है। इनको बोलते हैं कनेक्टिंग कॉर्ड। ये है कनेक्टिंग वायर्स, इनको बोलते हैं कनेक्टिंग कॉर्ड्स, ठीक है, अंदर जो होती है, ओके। जरा इसका रीजन जरा देख लेते हैं, बहुत शानदार रीजन है। जरा देखो, पता है क्या रीजन? आपको पता है ना कि जो कनेक्टिंग कॉर्ड्स होती हैं वो एल्युमिनियम की लगाई जाती हैं या सिल्वर की लगाई जाती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। सेकंड थिंग, जो उनका एरिया क्रॉस सेक्शन है और जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, ठीक है। मैं यहां पर एरो कर देता हूं, देखो अगर चल जाता है तो चल जाए बेटा, बिड़ू नहीं चला, चल रहा है। कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? लो होता है, ठीक है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है कि जो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया वो क्या होता है? वो ज्यादा होता है। और आपको तो ये पता ही है, क्या यू नो दैट, इस बार वी नो दैट नहीं, यू नो दैट कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन, ओके। और ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, लाइक सिल्वर कह रहा हूं, लाइक कॉपर हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, ओके। तो इस वजह से कनेक्टिंग कॉर्ड गर्म नहीं होते, जबकि फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, ओके, और काफी टाइम तक उसमें करंट मूव करता है। दैट्स वाई जो फिलामेंट है वो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। होपफुली आपने इतनी थ्योरी आज मैंने बताई है, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही प्रॉपर लिख लोगे, है ना। चलो आगे मूव कराता हूं, अब इसको करते हैं छोटकू सा, ठीक है, छोटू का कर दिया, ओके। अब हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक फ्यूज की। बहुत ही शानदार डिवाइस है, दोस्तों देखो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ना, बहुत ही शानदार डिवाइस है, बहुत ही शानदार। जरा इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज की, जरा देखो तो। इलेक्ट्रिक फ्यूज अगर अभी तक जनरेट नहीं हुआ होता तो हमारे घरों में मतलब महीने में 2, 4, 5 बार तो टीवी या बहुत सारे ऐसे गैजेट जैसे चार्जर हो गया, ओके, टीवी हो गया, कूलर हो गया, जितने भी अप्लायंसेज हैं आपके, कूलर में तो खैर नहीं लगता, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ओके, या फिर घर के बाहर आपने देखा होगा बहुत बड़े वो लगे रहते हैं, खूब बड़े बड़े जैमर, जिसे फ्यूज टाइप, जिसे फ्यूज बोलते हैं, राइट। तो एक्चुअल में उनमें क्या होता है, जरा देखो, उनका कुछ इस तरह से डिजाइन रहता है, ठीक है, और एक पतली सी कनेक्टिंग कॉर्ड रहती है, बहुत पतली सी कनेक्टिंग कॉर्ड रहती है जो ऐसे अटैच होती है, ठीक है। और दूसरे में क्या होता है? दूसरे में कनेक्टिविटी रहती है, दूसरे में क्या रहती है? कनेक्टिविटी रहती है, दूसरे में कनेक्टिविटी रहती है, ठीक है। अब क्या होता है? ये जो वायर है ना, ये वायर ये बहुत थिन होती है। पहला क्वेश्चन, व्हाई द
फ्यूज वायर मेक थिन, ठीक है। तो पहला देखो ध्यान दो, थिन क्यों होती है? क्योंकि वी नो दैट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इट मीन दैट कि अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है, कर लोगे। अच्छा, अब बात करते हैं इसका काम क्या है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे अप्लायंसेस, हमारे गैजेट, ठीक है, और हमारे जितने भी जैसे कि होम अप्लायंसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज ना होता तो हर महीने हम लोग खर्च करके ये ला रहे होते, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई खराब होता रहता है। चलो, तो अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो होम अप्लायंसेस को सेव करता है। कैसे करता है? पहले तो अप्लायंसेस में ही अब लग के आने लगा है मॉडर्न टाइम पे, और पहले ये घरों के बाहर लगाया जाता था, मेन मीटर के पास। मीटर के पास वाले फ्यूज का काम था कि अगर एक्सेस ऑफ करंट आ रहा है जिससे हमारे होम अप्लायंसेस को डैमेज हो सकता है, तो उसको उस एक्सेस ऑफ करंट से प्रोटेक्ट करना। एंड इट इज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हाउ डज इट वर्क? देखो, जैसे ही एक्सेस ऑफ करंट आया तो जो फ्यूज वायर है ना, ये मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। और जैसे ही मेल्ट हो गया तो इनका जो कनेक्शन है वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। और कनेक्शन ब्रेक हो गया तो हमारे जो घर के अप्लायंसेस है वो क्या हो गए? सेफ हो गए, ठीक है। अब फ्यूज वायर का जो खास बात क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होता है? लो होता है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो हो गई हमारे बात किसकी? इलेक्ट्रिक फ्यूज की। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलो देखते हैं भाई ये क्या होता है। थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देता हूं और थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो डिसएडवांटेज सिर्फ इतना है कि हीटिंग इफेक्ट होने की वजह से जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो क्या हो जा रही है? कन्वर्ट हो जा रही है इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, हीट में ट्रांसफर हो जा रही है, ठीक है। और दूसरी क्या है इसकी डिसएडवांटेज? कि हीट होने की वजह से जो गैजेट हैं, जो अप्लायंसेस हैं हमारे, वो भी खराब होने के चांसेस ज्यादा है। बस इतने से डिसएडवांटेज है, हालांकि कभी पेपर में नहीं पूछे जाते, बट अगर लिमिटेशन पूछ लिए तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिटेशन और डिसएडवांटेज क्या है। कॉमन सेंस की बात है, इतना दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और वो टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। और फिर करेंगे इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, जैसे हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट, एंड सम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन 1 मार्क क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसे लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।